हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो, उन सभी बच्चों के लिए ये जो टारगेट बैच है काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टारगेट बैच से आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आप स्पेशली सैनिक स्कूल को टारगेट कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में जिस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था, उसका नाम था विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और तीन चीजें आपको हमेशा पता होना चाहिए अगर आप मेरी क्लास में आते हो तो। पहली चीज कि लास्ट क्लास में हमने किस चीज के बारे में डिस्कशन किया था, इसके अलावा हम आगे आने वाली जो क्लास है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, और आज हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो ऑलरेडी हमने सरफेस एरिया एंड जो वॉल्यूम है उसमें भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और हमेशा की तरह एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ें, टीएमडी एकेडमी के साथ पढ़ें, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। और ये रूल्स हर उस बच्चे के लिए हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है। और उसके लिए क्या रूल्स है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास जब भी आप पढ़ने बैठो, कोई भी वीडियो देखने बैठो, आपके पास में नोटबुक और पेन पहली चीज होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ाया जाता है ना, उसको लिखना है और खुद के नोट्स बनाना है। जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको लिख करके पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है, आप इसको 2x में देख सकते हो। आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट है, पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना है कि सर स्क्रीनशॉट ले लें, तो कितना स्क्रीनशॉट लोगे? आपका मोबाइल फोन बहुत सारी स्टोरेज भरा जाएगा उसके अंदर। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी आपको पढ़ाया जाता है ना, उसका रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो रिवीजन आपको करना है। और एक बार अच्छे से नोट्स बन गए ना आपके, फिर तो उसी को बार बार रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स करने हैं। इसके अलावा क्लास में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, उनको सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क डेली करो, वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहो। सिलेबस ट्रैकर की जो सीट है उसको फिल करना जरूरी है। और अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन, अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का जो रिवीजन है उसको करना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको करना ही करना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम बात करते हैं कि अब आगे हम किस चीज के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वैसे अगर आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत अच्छे से किया होगा, उसके फॉर्मूले आपको याद होंगे, तो उसी से रिलेटेड विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप भी है। तो इसके क्वेश्चंस को भी हम कुछ उसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा फोकस होता है कि हम उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करें जो लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों से कि सभी बच्चों के पास में अपने खुद की नोटबुक और पेन जरूर होगा। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, अपने जो मैथ्स का सिलेबस है, तो आपको पता है कि हमने डे 1 में रेशनल नंबर पढ़ा था। और रेशनल नंबर के अंदर हमने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़े थे, और नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े थे, और काफी लंबा लेक्चर था हमारा डे 1 का कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके अलावा क्वेश्चंस भी हमने करे हैं। और इसी तरीके से ये जितने भी चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट करे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको 9 on 10, अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से किया है, एरिया एंड पेरीमीटर्स और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो भी। तो मैं बार बार कहता हूं रिवीजन करना है। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल लग सकता है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं किए हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसको हमने कवर किया। और साथ ही साथ आपको भी पता है प्लेइंग विद नंबर्स जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया है। और आज हम कर रहे हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें हम देखेंगे ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। इसके अलावा ट्राइंगल एक और चैप्टर है जिसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। और फिर यूलर फॉर्मूला, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है,
एवरेज, मीन, मीडियन, मोड को समझेंगे, प्रोबेबिलिटी समझेंगे। पाई चार्ट्स को हमने वैसे डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन देखेंगे, फैक्टराइजेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यूनिटरी मेथड, और फिर इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। और डिविजिबिलिटी रूल को तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, लेकिन अलग से भी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे 23rd चैप्टर में। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल्स फिर से आ चुका है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के साथ, तो इसको भी देखेंगे। पैरेलल लाइंस को हमने देखा है क्वाड्रिलेटरल्स में, लेकिन फिर से यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फिर हम देखेंगे। टाइम एंड वर्क को भी कंप्लीट करेंगे। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, केवल एरिया एंड पेरीमीटर सर्कल्स के हमें देखने हैं, तो यहाँ पे हम रिवीजन हमारा हो रहा होगा। इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हमने किए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से रिवीजन कर लेंगे। अगर कोई टॉपिक आपका मिस होता है इसके अलावा भी, तो हम उस टॉपिक्स को मिसलेनियस में कवर करेंगे ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाओ और देख भी पाओ। मिसलेनियस में कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, स्पीड अप मैथ्स कैसे करना है, ये सारी चीजों को कवर करते हुए हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमने बता दिया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने कंप्लीट लेक्चर्स के अंदर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं अब हमेशा कहता हूँ कि यार क्वेश्चन को है ना, जब भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है, पहली स्टेप होती है कि यार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो ना, तो आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। और कॉपी में क्वेश्चंस लिखना है। ऑल फेसेस ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स आर रेड, पेंटेड एंड कट इनटू स्मॉलर क्यूब। सबसे पहले तो कोई क्यूब है और क्यूब को चारों तरफ से पेंट किया गया है जी। क्यूब को चारों तरफ से पेंट किया गया है, और जैसे ही क्यूब को पेंट किया है चारों तरफ से, इसको कट करके छोटे छोटे क्यूब्स बना रहे हैं, जिसका हमें जो साइड दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का है और इसका 5 सेंटीमीटर का है। इसको कट करके बनाया जा रहा है, जिसमें कि एक इनर लेयर भी होगी रेड की और आउटर लेयर भी होगी। तो इनर और आउटर हमें देखना पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स फॉर्म? जो स्मॉलर क्यूब बन रहा है उसका वॉल्यूम टोटल क्या होगा, और विच नो फेस विथ रेड कलर, और कितने ऐसे जो क्यूब होंगे जो कि रेड कलर में होंगे, ये हमें देखना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले ये जो 5 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, तो सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 125। क्लियर है? अगर हम स्मॉलर क्यूब की बात करें, स्मॉलर क्यूब की बात करें तो वहां पे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका जो हो जाएगा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे 125 सेंटीमीटर क्यूब है। ये दोनों बातें समझ आ गई, लेकिन हमसे पूछा गया है कि विच हैव नो फेस इट रेड कलर, मतलब जिसका फेस रेड कलर में नहीं हो, यानी कि अगर नीचे भी है और ऊपर भी है, तो हमें एक सेंटीमीटर इसका आ रहा है, इसका वॉल्यूम, और 1 सेंटीमीटर ये, दोनों को हम माइनस करेंगे, और बड़े वाले का जो साइड है, साइज है, वो 5 है। 1 सेंटीमीटर अप एंड दोनों तरफ से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा रेड कलर गायब हो जाएगा। नो फेस इट्स रेड कलर, यानी कि बने हुए छोटे घनों का कुल आयतन कितना है जिनका कोई फलक लाल रंग का नहीं है, मतलब रेड कलर का नहीं होना चाहिए। तो 5 - 2 अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 5 - 2, ये क्या आ गया, यानी कि 3 सेंटीमीटर जो फलक होंगे उसमें कोई भी आउटर और इनर साइड में रेड कलर नहीं होगा। तो अब इसका हम क्यूब निकाल लेंगे जी। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हम इन चीजों को सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पूरा का पूरा गेम आपको सीखने पे लगाना है ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाओ। ये जूस का पैकेट दिया हुआ है ऑफ 1 लीटर ऑफ क्यूब, जूस का पैकेट दिया हुआ है
और जूस के पैकेट का जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना है। इसका हमें जूस पैकेट 1 लीटर ऑफ क्यूबोइडल शेप यानी कि क्यूबॉइड का दिया हुआ है, एंड इट्स बेस स्क्वायर विथ डायमेंशन 8 into 8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द जूस पैकेट। जूस पैकेट की जो हाइट है वो हमें फाइंड आउट करके बतानी है कि उसका जो हाइट है वो कितनी होगी। ये चीज हमें फाइंड आउट करके बतानी है कि जूस पैकेट की हाइट कितनी होगी। सबसे पहले एक चीज हमें देखना पड़ेगा, यहां पे ये लीटर दिया हुआ है और यहां पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले तो जो लीटर दिया हुआ है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो जूस होगा 1 लीटर जो है, यहाँ पे सिंपली आप समझ सकते हो कि जो 1 लीटर है वो आपका कितना हो जाएगा जी। 1 लीटर की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि अगर 1 लीटर की बात करते हैं, 1 लीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। जब हमें वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पे एक चीज हमें दी हुई है, इसका बेस 8 into 8 सेंटीमीटर आयाम वाला एक वर्ग है, यानी कि उसका हमें दिया हुआ है कंप्लीटली स्क्वायर का हम एरिया देख लेंगे, वर्ग है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कि 64। 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कि 64 होगा। अब हमें यहां पे अगर देखें तो हमें अगर हाइट फाइंड आउट करनी है तो अब इसमें हमें हाइट नहीं पता, इसका वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो 64 इंटू एच, हमें हाइट नहीं पता क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमने कर दिया यहाँ पे। क्लियर है, हाइट हमें नहीं पता तो हाइट का हमने एच रख लिया यहाँ पे। चलिए एच रख लिया, यानी कि 64 इंटू एच। अब ये किसके बराबर है, जूस का जो पैकेट है उस क्यूबिकल जो शेप है वो उसका जो डायमेंशन, ये जो कंप्लीट जूस का पैकेट है 1 लीटर का है, तो 1 लीटर को हमने जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1000 सेंटीमीटर था। अगर हमें h फाइंड आउट करना है तो 1000 डिवाइडेड बाय 64। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15.64 समथिंग आएगा, 15.625 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे डिवाइड करके 15.625 आएगा, यानी कि अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 16 जो इसकी हाइट होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि 15.62 लिखा हुआ है तो हम 16 को टिक कर देंगे। यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, क्वेश्चंस को लिखो, उसको समझो। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन को समझना और उसके बेसिस पे सॉल्व करना, यही आपका कहते हैं ना पर्पस होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था यार, जूस के पैकेट 1 लीटर का है जो कि क्यूबिकल शेप का है, ठीक है, 1 लीटर आ रहा है और हमें उसका डायमेंशन दिया हुआ है 8 into 8 दिया हुआ है, उसकी हाइट नहीं पता है। यानी कि कोई भी अगर हम क्यूबिकल शेप के बारे में बात करें तो उसका डायमेंशन 8 into 8 दिया हुआ है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया हुआ है और हाइट नहीं पता, और इस किसके बराबर होता है, इसके वॉल्यूम के बराबर होता है। वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 into 8 into h इक्वल टू 1000, सो h इक्वल टू व्हाट 1000 डिवाइडेड बाय 8 into 8। इसको सॉल्व करोगे 15.5 आएगा, यानी कि अप्रॉक्स में 16 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। अगर आपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चंस को किए हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। द क्यूब ऑफ देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 1:64, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो हमें सरफेस एरिया का क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए हमें वॉल्यूम का दिया हुआ है, सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सरफेस एरिया का रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
दोनों का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों का क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम 2 क्यूब का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/64 दिया हुआ। ठीक है, अगर हम उनके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 A1 का स्क्वायर अपॉन 6A2 का स्क्वायर, ये इसका किसका सरफेस एरिया हो गया, दोनों का। क्लियर है, लेकिन ये हमारा वॉल्यूम है और वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसकी साइड कितनी आ रही है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब, यानी a क्यूब अपॉन a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब इक्वल टू 1/64। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्यूब रूट में हो जाएगा 1/64। तो आपको पता है ये 1 का है और ये 4 का क्यूब है, यानी कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो 1/4 आ चुकी है। a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो 1/4 आ चुकी है। तो यहाँ पे हम 1 और इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर अपॉन 6 × a2 की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर हम रख देंगे। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/6, 4 4 जा 16 कि 1/16 आएगा, यानी कि 1:16 इज द राइट आंसर। 1:16 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है चीज़ों को समझना, और अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है और कैसे हम उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अगर आपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया अच्छी तरीके से किया हुआ है तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ करके, है ना, आपको समझना सीखना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। A cube of edge 20 centimeter is immersed fully in a rectangular water tank. क्यूब है, immersed fully a rectangular edge इसका दिया हुआ है, ठीक है। The dimension of base tank 20 20 25 20. Find the rise in water level in water tank. वाटर टैंक में कितना पानी राइज हो रहा है ये हमें बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ आएगी कि जैसे ही हम बात करते हैं कि हमारा जो वाटर टैंक है, मान लीजिए हमारा ये वाटर टैंक है, क्यूबिकल वाटर टैंक है, तो कुछ इस तरीके का वाटर टैंक है, आप ये मान लीजिए, और ये है आपका एक वाटर टैंक। क्लियर है, ये वाटर टैंक है एक आपका, क्लियर है, ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये जो है आपका एक वाटर टैंक है। क्लियर, वाटर टैंक जो है ये वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में ये वाटर है, पानी, ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये वाटर टैंक है। अब इसका एज दिया हुआ है, इस क्यूब का एज दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, e⁻3। तो इसका सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो आसानी से इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इसका कितना आ जाएगा, 20 × 20 × 20। क्यों? क्योंकि ए क्यूब होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। 8000
1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब जो है इसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया वाटर टैंक का। इफ डायमेंशन ऑफ बेस वाटर टैंक दिस, अब इसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है 20 इंटू 25, 25 इंटू 20। राइज इन वाटर लेवल, अब वाटर लेवल उसका बढ़ रहा है, तो कितना वाटर लेवल बढ़ रहा है ये हमें फाइंड आउट करनी है कि उसके जल स्तर में कितना वृद्धि हो रही है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। कितना बढ़ रहा है ये हमें बताना है। 20 सेंटीमीटर भूजल एक घन का आयतकार पानी की टंकी में पूरी तरीके से डूबा हुआ, पूरी तरीके से डूबा हुआ यानी कि उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 8000 है, उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 8000 है, और उस बाकी जो डायमेंशन है वो हमें दिए हुए हैं, बाकी जो डायमेंशन है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 इंटू 20, इसको डिवाइड कर दोगे तो पता लग जाएगा। चलिए जी, जीरो से तो ये हमारा जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 4 जा 8 400, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे 25 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 25 1 जा 25, और फिर ये हो जाएगा आपका 16, क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी जो वृद्धि है वो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन को। तो 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर लिख सकते हो आप क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, हमें सॉलिड शेप को विजुअलाइज कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि किसी भी चीज, देखिए बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर आप चीजों को लिखते भी जाइए, मैं डिस्कस भी करते रहा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें कितने घंटे पढ़ना है। देखिए अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई है ना, अब अगर आप एवरेज टाइम निकालोगे, कोई क्लासेस हमारी 30 मिनट की है, कोई 25 मिनट की है, कोई 1 घंटे 20 मिनट की भी है, कोई 2-2 घंटे की भी है, मतलब अगर आप देखोगे, अगर आपने टारगेट बनाया है यार कि मुझे है ना सैनिक स्कूल में तो डेफिनेटली क्लियर करना है, तो एक बहुत ही छोटा सा प्लान आपके लिए मैं डिस्कस कर देता हूँ कि क्या होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह पे तो मैं कुछ नहीं करता, 2 घंटे निकालता पूरे टाइम में से। एक आपको क्या करना है 2 आवर्स निकालना है, कितना निकालना है 2 आवर्स निकालना है। अब आप देखो कि 2 घंटे वो कब कितने होने चाहिए आपके, ये जो 2 घंटे है ना आपके, आपकी स्कूल टाइमिंग को छोड़ना है, स्कूल टाइमिंग को छोड़ना है। अगर आप कहीं ट्यूशन ले रहे हो, कहीं कोचिंग जा रहे हो, तो उसका भी टाइम आप हटाना है। इसके बाद के 2 घंटे आपको चाहिए, बाकी टाइम में आपको स्कूल का भी होमवर्क करना है, तो स्कूल के होमवर्क के टाइम को भी निकाल दो, स्कूल के होमवर्क का भी टाइम आप निकाल दो। 2 घंटे आप कैसे मिलेंगे, सर हमारा टाइम तो पूरा इसी में चला जाता है, मानता हूं आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है। मतलब अगर हम 1 मंथ का टारगेट लेके चले, 1 मंथ में सर हमें अगर 2 घंटे देखा जाए तो हमें 60 आवर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं और एक दिन में 2 घंटे, यानी कि टोटल मुझे 60 घंटे निकालने हैं। अब 60 घंटे में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है टारगेट। आपको मिलते हैं संडेज, उस दिन कंप्लीट छुट्टी रहती है, 4 आपके संडे हो गए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपको टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा भी आपको टाइम मिलता है, छुट्टियां लग जाती हैं, जैसे कि रक्षाबंधन की छुट्टियां लग गई, या फिर इसके अलावा टीचर्स डे में जो आपको टाइम मिलता है, जो एक्स्ट्रा जो छुट्टियां लगती हैं मंथ में, मान के चलते हैं कि 4 दिन उसके मान लो, ठीक है 8 दिन हो गए, ठीक है। आपको चाहिए कितने 60 घंटे, यानी कि अगर आप यहाँ पे हर दिन जितने दिन भी छुट्टी पड़े, उस दिन आपको, अगर मान लो बाकी दिन आपको टाइम नहीं भी मिल पा रहा है, और बाकी दिन अगर आप 4 आवर्स या 5 आवर्स पे अगर पढ़ लेते हो, 24 घंटे में से 5 आवर्स, जो स्कूल जितने घंटे आपका लगता है, तो ये हो जाएंगे आपके 40 आवर्स हो गए। आपको चाहिए था 60 आवर्स, 20 आवर्स और आपको निकालना है बस। 20 आवर्स कैसे निकलेंगे, यानी कि जो छुट्टियां लग रही है ना, उसका टाइम यूटिलाइज करना है। देखिए एक बार जब आप मैथ्स का पूरा, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई इतने घंटे दे देता है ना 60 आवर्स, तो मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता है।
1 मंथ के अंदर अगर डेडिकेटली कोई 60 घंटे देता है, अगर मैं मान के चलता हूँ मेरी 1 घंटे की कोई वीडियो है, एवरेज टाइम मान के चलते हैं, तो 1 घंटे की वीडियो में अगर वो नोट्स बना के पढ़ रहा है तो उसको 2 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आधे घंटे की वीडियो है तो उसको आधे घंटे और एक्स्ट्रा मान के चलो, इतना टाइम लग जाएगा। और बाकी चीजें आप अपने हिसाब से वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मतलब 60 आवर्स आप मान के चलो, 60 आवर्स में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए मैथ्स का। इस टारगेट से चलो कि यार मुझे इतने घंटे में कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप 50 घंटे में भी कर सकते हो, फिर 10 घंटे आप रिवीजन कर सकते हो। फिर बाकी अब हमारा टारगेट होगा दूसरे सब्जेक्ट्स पे, जैसे इंग्लिश हो गया, इसमें रीजनिंग हो गई, सोशल स्टडीज, साइंस, इस पे फिर हमारा फोकस रहेगा। तो उसमें तो क्या होता है कि चीजों को देखते जाओ, रिकॉल करते जाओ, कॉन्सेप्ट समझते जाओ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। उसमें बहुत सिंपल है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको विश्वास रखना है। हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे मेंटरशिप में जुड़े हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कैसे हम गाइड करते हैं सारी चीजों। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, इस क्वेश्चन को देखो, लिखो सबसे पहले, उसके बाद पॉसिबल क्यूब्स क्या बन सकते हैं ये आपको बताना है। एक रेक्टेंगुलर डाइस है। अब ये जो रेक्टेंगुलर डाइस है ना, इसका डायमेंशन हमें दिया हुआ है 6, 12 और 18। इट कट अप इनटू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स। हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली चीज है भाई वॉल्यूम फाइंड आउट करो। सबसे पहला काम है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। हमें बताना है कि घनों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, कितने कितने के बन सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए जी, सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डाइस। जब हम इसका वॉल्यूम ऑफ डाइस फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे इसका डायमेंशन दिया हुआ है 6, 12 और 18। 6, 12 और 18 अगर हम इसमें इसको सॉल्व करें तो क्या होगा। सबसे पहले तो 6, 12 और 18 इसको सॉल्व करते हैं तो 72 इंटू 18, 36, 3, 129। ठीक है, 1296 आ रहा है। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 1296। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन 1296 आ रहा है तो आप बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। अब हमें देखना है कि इसकी जो ये जो नंबर दिए हुए हैं इसमें हमें फाइंड द लिस्ट पॉसिबल क्यूब्स। लिस्ट पॉसिबल क्यूब्स कब होगा, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि इसकी हाईएस्ट क्या हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो सकता है। जब लिस्ट की बात करेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 12 और 18 का क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम फैक्टर ही निकाल लेते हैं, चलिए इस नंबर का, ताकि आपको आइडिया लग जाए। 6 का, 12 का और 18 का हाईएस्ट फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर इसका क्या हो सकता है। पहले तो 2 है, 2 है और 2 है, फिर 3 है, 3 है और 3 है, तो 2 3 जा 6, यानी कि जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ सकता है वो 2 इंटू 3 क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि ये जो नंबर है, एक जो हाईएस्ट जो क्यूब बन सकता है, जो उसकी साइड हो सकती है वो 6 हो सकती है। तो 6 का वॉल्यूम हम इसका निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि हो जाएगा 216। 216 आ गया इसका वॉल्यूम। हमें फाइंड आउट करनी है न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना। जो डायमेंशन दिए हुए थे उसमें हमने देखा कि इसका हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है। उस हाईएस्ट एजेस पे हमने वॉल्यूम निकाल लिया 216। अब हमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन आया है ना, हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है कि फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है जी। हमारा वॉल्यूम था 1296 और लाइट तो चली गई।
वेट गाइज। ये स्टूडेंट्स हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ चुकी है, तो लेट्स कंटिन्यू। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 5th को जो हम कंप्लीट कर रहे थे उसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी बातें समझ आएगी कि यहाँ जो चीजें हैं, हमने एचसीएफ निकाला 6 और वॉल्यूम हमारा आया था एचसीएफ के बेसिस पे हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया 216। तो आप देख पाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्यूब्स, पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स। जब हम नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करते हैं तो 1296 होगा, डिवाइड कर देंगे हम 216 से। 216 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबल क्या होगा, 30 होगा, 18 होगा, 12 होगा या 6 होगा। जैसे ही आप डिवाइड करते हो तो ये 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा जी। तो 6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हो हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो वॉल्यूम था, जो डायमेंशन दिया हुआ था उसका हमने फाइंड आउट किया और हमसे पूछा था लिस्ट पॉसिबल नंबर, उसके लिए हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया 6, इसका वॉल्यूम निकाला और डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया आपका 6। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को लिखते भी जाना है साथ साथ में, ताकि आपको है ना चीजें क्लियर रहें, चीजें आपको क्लियर रहें। देखिए लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम। देखिए अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं तो क्यूबिकल बॉक्स का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। तो 6a² की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² और 6a² की वैल्यू दी हुई है 2166। तो ये है 2166। अगर हम यहाँ पे a² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2166 डिवाइडेड बाय 6। इसी तरीके से हम a² को देखें तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे 2166 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 361। अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अच्छी तरीके से पढ़े हैं उस चैप्टर में तो आपको पता होगा कि 361 किसका स्क्वायर है। 361 है हमारा स्क्वायर 19 का। किसका स्क्वायर है, 19 का। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 आ जाएगी। ये 19 का स्क्वायर है, a² की वैल्यू ये है तो a की वैल्यू 19 आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम। अब क्यूबिकल बॉक्स का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a³। क्या होता है, a³ होता है। तो अब 19 आया है, अब हमारे पास में a की वैल्यू, सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 19 जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे 6859 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना सीखना है। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीख जाते हो तो फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचना। जब आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यार मेरे को बन रहा है। और सारी चीजें कैसे होती हैं, जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, सारे चैप्टर्स को रिवीजन करते हो कि कॉन्सेप्ट तो आएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। क्यूब रूट पढ़ा है, क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो डे बाय डे जब हम हर दिन कंप्लीट करते हैं तो चीजें हमारी बेहतर होती जाती हैं। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में नहीं होगा स्टूडेंट, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ये ध्यान रखना मेरी बात। अब यहां पे लिखा हुआ द डायमेंशन ऑफ एन ओपन टैंक आर 50 मीटर, 40 मीटर एंड 10 मीटर। थिकनेस इसकी दी हुई है 1 मीटर और क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल यूज्ड टू टैंक वेट 40 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द टैंक। हमें टैंक का वेट फाइंड आउट करना है कि उसका वजन कितना है। एक खुले टैंक का जो डायमेंशन है 50, 40 और 10 मीटर है। इसकी जो मोटाई है वो 1 मीटर है। यदि टैंक में इस्तेमाल की गई 1 मीटर सामग्री का वजन 40 ग्राम है तो टैंक का वजन कितना है। तो सबसे पहले तो टैंक का जो वॉल्यूम है इसके डायमेंशन के बेसिस पे वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना, जो इसका मेजरमेंट दिया हुआ है उसके बेसिस पे। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 50, 40 और 10 दिया हुआ।
तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 40, 50 और 10 का क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम 40, 50 और 10 का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा है वॉल्यूम फाइंड आउट करना इस डायमेंशन के बेसिस पे। तो वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 10। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, 1 2 3 0, ओके 20,000 मीटर क्यूब। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब हमें इसका इनर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इनर वॉल्यूम। और इसकी जो थिकनेस है वो 1 मीटर है। इसकी जो थिकनेस है वो 1 मीटर है। तो हम सबसे पहले इस थिकनेस 1 मीटर, इट्स 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल यूज्ड टू अ वेट ऑफ 40 ग्राम। ठीक है, अब इसका इनर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब हम इंटरनल फाइंड आउट करेंगे। ये 50 है, ये 50 है। तो 50 की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? और 50 की जो थिकनेस है दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो 48 हो जाएगी, ये हमारा 38 हो जाएगा, और ये लास्ट में है 10, और इसमें 1 मीटर ही है तो इसमें 9 होगा ये। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 48, 38 और 9। 48, 38 और 9 का हम देखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 16416। देखिए यहां पे इसकी थिकनेस जो है, समझना मेरी बात ध्यान से, इसकी जो थिकनेस है इधर से 1 माइनस होगी, इधर से 1 माइनस होगी, ये तो आपको समझ आ रहा है, और ये भी माइनस होगी। लेकिन ये आउटर में थोड़ी ना माइनस होगी, उसमें तो एक ही माइनस करना होगा हमें, आउटर साइड में थोड़ी ना माइनस होगी। इसीलिए हम यहाँ पे 9 का ही केवल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 8 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो 48, 38 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16,416 आएगा। अब हम एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल में उसमें उसका, अब हमें मटेरियल का वेट फाइंड आउट करना है कि उसका वेट कितना है। तो सबसे पहले इसको हम माइनस कर लेते हैं। हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अब मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब ये 1 क्यूबिक मीटर हो रही है वेट 40 ग्राम्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें से जो एक्सटर्नल है इंटरनल को माइनस कर दोगे तो इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। सो 20,000 में से माइनस कर देंगे 16,416, तो इसका जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा वो आपका कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3,584, 3,584 मीटर क्यूब। अब ये जो दिया हुआ है कि टैंक का वेट 40 ग्राम ये हमारा यूज हो रहा है, तो हम इसमें सबसे पहले तो ये ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया होता तो हम डायरेक्टली क्या कर देते, इसमें डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता। लेकिन हमें सबसे पहले तो इसको किलोग्राम में हमें देखना होगा कि क्या आ रहा है। इसमें मीटर में है तो हमें इसका जो है वो किलोग्राम में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा आंसर आया हुआ है 3584, 48 ग्राम है, 48 डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1433.60 kg। ये ग्राम में था, ये किलोग्राम में हो गया, 100 का डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आएगा इसका कंप्लीट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कॉपी में आपने लिख लिया होगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले इंटरनल वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया, एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड आउट किया इस डायमेंशन ऑफ टैंक का,
फिर इंटरनल फाइंड आउट किया, फिर देखा कि मटेरियल का वॉल्यूम कितना है जो इसको बनाने में लग रहा है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल को माइनस कर दिया तो कंप्लीटली मटेरियल का वॉल्यूम आ गया। जब मटेरियल का वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पे 40 मीटर लग रहा है कंप्लीटली, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का, 100 से डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में आ जाएगा कंप्लीट आंसर इसका। सो दैट इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6, 12 एंड 5। हमें बताना है कि इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इसका फॉर्मूला ये है। सबसे पहले तो 2LB, LB का मतलब है 16 इंटू 12, फिर प्लस 12 इंटू 5, फिर प्लस 5 इंटू 16, 5 इंटू 16। इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 2 है। तो ये 16 में हम 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 192 होगा, ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 80। इन सबको प्लस कर दो, 192, 60 और 80, 192, 60 और 80 को प्लस करोगे 332 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 664 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 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 इसका जो डी है वही राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका 664 मीटर स्क्वायर होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चंस को पढ़ना। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीख जाते हो ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझने लगते हो। क्वेश्चन को समझना जब आप स्टार्ट करते हो तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान लगने लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत आसान है इस क्वेश्चन को समझना, है ना। ऑडिटोरियम इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि डायगोनल की एक्चुअल लेंथ क्या होगी। देखिए अगर हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है ना, और इस तरीके की कोई भी चीज दी होती है, तो डायगोनल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो डायगोनल है ना उसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर कर लो जी 144 होता है, 9 का स्क्वायर करोगे 81 होगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 होगा। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 81 प्लस 64। इन सबको प्लस कर दो, 144, 81 और 64। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर रूट है? 17 का है। तो जो डायगोनल होगा वो आएगा 17। So option number C is the right answer. Option number C is the correct option. देखिए अगर आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा है ना, तो लगभग वही चीजें हो रही हैं। यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटें हमें फाइंड आउट करनी है और इसमें 8 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड द कंस्ट्रक्शन वॉल 20, अच्छा रिक्वायर्ड कितनी है? 24, 8 और ये, और फिर बताया कि नंबर ऑफ ब्रिक्स ये दिया हुआ है हमारे पास में 8, 24 और 12। तो बताना है कि अगर 10%
मोर्टार से अगर फिल किया जा रहा है, गारे से भरा जा रहा है, तो हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको, फिर आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे ईंट कितनी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ईंट का वॉल्यूम देखना पड़ेगा, और जो दीवार बन रही है उसमें कितना लग रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, वॉल्यूम डिवाइड करेंगे, और 10% जो मोटार है उसको भी आप देखोगे, फिर उसके बाद आंसर ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा। और बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने वाले हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, हमारे पास में ब्रिक्स दिया हुआ है, तो एक ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसका हमें डायमेंशन दिया हुआ है 24, 8 और 12, ठीक है, 8, 24, 12 दिया हुआ है। इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा इसका आंसर 2304। ये देखिए आपका मल्टीप्लीकेशन करने पे इतना आ रहा है। अब हम ये जो वॉल है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने वाले हैं। किसका? वॉल का। 24, 8 और 60 दिया हुआ है। ट्वेंटी 8 एंड 60। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो 24, 8 और ठीक है 100, 1152। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 24 इंटू, एक सेकेंड, 50 आएंगे। 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 60, 520 यार होगा 11,520, 20 अब ये आ रहा है 2304, 2304 आ रहा है और ये इतना आ रहा है, ठीक है। अब हमें सारी जो वॉल्यूम है, सारी ब्रिक्स का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल, हमने एक ब्रिक्स का निकाला है, हमें सारी ब्रिक्स का चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ऑल ब्रिक्स। जितनी वॉल है उसका 90% कह सकते हो कि देखिए मान लेते हैं कि 100% में से 10% मोर्टार है, क्या है, गारे से भरा है, ठीक है, तो बचा कितना है 90%, यानी कि 90% ईंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 90% हमें फाइंड आउट करना है। 11520 90%, क्या इसका 90% फाइंड आउट करना है। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 1152 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 10368, 10368, ये तो हमारी आ गई ईंटें, ये हमारी क्या आ गई, ईंटें आ गई। अब हमें इस ईंटों में हमें डिवाइड करना है एक ईंट का, ठीक है, और एक ईंट ये जो सेंटीमीटर क्यूब है जी, सेंटीमीटर क्यूब है। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ ईंट्स फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है। टोटल जो ब्रिक्स का वॉल्यूम है वो 10368 है, डिवाइड कर देंगे हम एक जो है उससे 1304, 1304 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें इसको,
वो 2304 है, 2304 से डिवाइड करोगे, 2304 से डिवाइड करोगे तो ये 45 आ जाएगा। कितना? 45। ठीक है, 45 आ गया। क्लियर है? अब ये है आपका सेंटीमीटर में। क्लियर है? अब इसको हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो 24 और ये हमने किया है, अगर इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगी। तो यहाँ पे 10⁻³ तो फिर यहाँ भी रही आपकी 10⁻3, करेक्ट। फिर यहाँ भी आपकी रही 10⁻3, फिर यहाँ भी रही आपकी 10⁻3, करेक्ट। फिर यहाँ भी आ जाएगी 10⁻3, चूंकि हमने कन्वर्ट कर दिया कंप्लीटली, तो ये हो जाएगा 45,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ था नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ब्रिक्स का हमें दिया हुआ था डायमेंशन, तो एक ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है 2304 सेंटीमीटर क्यूब है। अब वॉल दिया हुआ था, वॉल हमें मीटर में दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले मीटर में निकाला, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करके हमने इसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने वॉल का वॉल्यूम निकाला, और वॉल का 90% ईंट है। क्यों? क्योंकि 10% गारे से भरा हुआ है, तो ये 90% हमने इसका निकाल लिया। ये तो 10368 इंटू 10⁻³ हो गई, कंप्लीटली चल रही है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो जितनी भी टोटल ब्रिक्स थी उसका जो वॉल्यूम था टोटल ब्रिक्स का, एक ब्रिक्स के वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो 45,000 आया है वो आया है नंबर ऑफ ईंट्स, यानी कि ब्रिक्स आई है। चलिए, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल पेपर सीट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 8 सेंटीमीटर वाइड है, स्क्वायर साइड ऑफ 2 सेंटीमीटर, कट फ्रॉम ईच साइड इट्स कॉर्नर। इसके कॉर्नर से 2-2 सेंटीमीटर भैया वो काट रहे हैं, यानी कि सबसे पहले अगर लेंथ इसकी 10 है तो 2 सेंटीमीटर काट दोगे, 2-2 सेंटीमीटर, तो ये 2 इंटू 2 तो 4 माइनस कर दो, 10 माइनस 4 यानी कि 6 बचेगा। इसी तरीके से ब्रेड्थ का भी हम करेंगे, हैज स्क्वायर साइड 2 सेंटीमीटर, कट फ्रॉम इट्स कॉर्नर, द सीट फोल्डेड फ्रॉम द ट्रे ऑफ डेप्थ 2 सेंटीमीटर, और उसकी डेप्थ में 2 सेंटीमीटर हम फोल्ड कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रे, ट्रे का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ध्यान से आपने पढ़ा होगा कि 10 सेंटीमीटर लंबी 8 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार कागज की शीटें, प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट लिए गए हैं। मतलब ऐसा समझो कि ये आपकी एक रेक्टेंगुलर सीट है, ऐसा समझो ये आपकी एक रेक्टेंगुलर सीट है, कोने से स्क्वायर के फॉर्मेट में कट किया जा रहा है। ठीक है, अगर कट कर दिया जा रहा है तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, तो इसमें तो कम हो गया। ये अगर टोटल ये 10 है, अगर टोटल अगर 10 है तो ये तो 6 ही बचा, 2 इंटू 2, यानी कि अगर हम सबसे पहले लेंथ की बात करें, ट्रे की लेंथ की बात करें, तो लेंथ कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो जो ट्रे की लेंथ है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पेपर सीट की, तो 10 दी हुई है, माइनस 2 इंटू 2 कर लेंगे। आपको पता है क्यों करेंगे? तो 10 माइनस 4 यानी कि इसकी आ गई 6 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आप लिख लो। अब हमें देखना है इसकी वेट, यानी कि ये हो गई ब्रेड्थ। चलिए 8 लिखा हुआ है, 8 माइनस 2 इंटू 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4 इसकी आ गई, विड्थ आ गई। इसी तरीके से जो डेप्थ दी हुई है, जो इसकी हाइट दी हुई है, जो हाइट दी हुई है वो आपका इसमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है। तो हम ट्रे का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। हैज स्क्वायर साइड 2 सेंटीमीटर, फ्रॉम ईच साइड सीट है फोल्डेड फ्रॉम द ट्रे, डेप्थ 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ट्रे की जो है हमारे पास में कंप्लीटली ट्रे की जो कंप्लीटली है ये दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। तो आप आसानी से देख सकते हो कि 6 4 और 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके पास में? 6 दिया हुआ है
4 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, तो हम इसका वॉल्यूम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 4 जा 24 इंटू 2, तो आप कह सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो 48 आएगा। सो 48 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। 48 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इस 6 का सबसे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर इस 4 का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और इस 2 इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यही हमारा आया है लेंथ किसका, इस सीट का। माइनस करने के बाद तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमने कर दिया है, आंसर 48 आ चुका है इसका। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और आई होप कि ये जो चीजें हैं आपको समझ आ रही होगी। प्रैक्टिस करोगे अगर आप अच्छी तरीके से, तो सारी बातें अच्छी से आप समझ पाओगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो वर्कशीट जिनको दी जाती हैं, उस वर्कशीट को भी सॉल्व करना है आपको। और आपको पता है कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपने वर्कशीट में अपडेट करना है। जो भी आपने प्रिंट आउट निकाला है उस पर आपको क्या करना है, अपडेट करना है। तो कहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं? हम कंप्लीट कर चुके हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप के क्वेश्चंस तक। और आज हमारा था 26th डे। तो कल हम अपने 27th डे में कंप्लीट करेंगे ट्रायंगल्स, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हो। तो ये हम कंप्लीट करेंगे, फिर यूलर फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, फिर इसी तरीके से पूरे हमारे के जो चैप्टर हैं वो हमारे कंटिन्यू होने वाले हैं। और यूनिटरी मेथड के बाद जो चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे, तो यूनिटरी मेथड के बाद डिविजिबिलिटी, फिर ट्राइंगल, पैरेलल लाइन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद एरिया पैरामीटर, टाइम एंड वर्क, फिर उसके बाद ये जो मिसलेनियस के साथ में हमारा चैप्टर्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप मेंटरशिप के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। सबसे पहले अगर आप नवोदय स्कूल या सैनिक स्कूल या मिलिट्री या बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सिलेबस का एनालिसिस हो गया, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस मेथड, डेली टास्क प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग और वीकली रैंक की पोजीशंस के लिए ये सारी चीजें हम कराते हैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स में। जिस भी चीज की अगर आप तैयारी करते हो ना, उसका सिलेबस का एनालिसिस करना है, एग्जाम्स का जो ट्रेंड है किस तरीके से आ रहा है, वो सारी चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट पे हम पढ़ते हैं, टू द सिलेबस पे स्टिक रहते हैं, और इसी तरीके से हम प्रिपरेशन कराते हैं ताकि आपका सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप हमारे साथ में तैयारी कर रहे हो, अगर हमारे रूल्स फॉलो करते हो और फ्री में भी पढ़ते हो यूट्यूब से, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आप सारी चीजें अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में। सो थैंक यू सो मच।